एज इट इज़ उसको कॉपी कर लेते हैं और अपने थीसिस में या पेपर में या किसी रिपोर्ट के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। सो बेसिक डेफिनेशन के हवाले से कॉपीइंग टाइप ऑफ प्लेजरिज्म कब आएगी, जब आपने एज इट इज़ किसी का काम कॉपी किया, पुट योर ओन नेम टू इट, एंड दिस बाय डेफिनेशन इज प्लेजरिज्म। सो वेरी सिंपल एग्जांपल, ये जो पैराग्राफ आपको नजर, इसमें जो टेक्स्ट है that is being copied just for the sake of this example from a book which is actually cited here, ठीक है। इस बुक में से as it is in words को कॉपी किया। सो अगर अगर let's say if I use this text as it is in my own work, that is plagiarism. By definition there are two violations हम कह सकते हैं, क्योंकि as you can see from this discussion के plagiarism जो है वो it has some legal consequences as well. सो लाइक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की मैं बात करूँ, अब हम एकेडमिक एनवायरनमेंट में हमारे ऊपर क्या लीगल इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं। तो ये हो सकता है कि आपका थीसिस जो है अगर वो आइडेंटिफाई हो जाएगा उसमें प्लेजरिज्म है, तो आपका थीसिस जो है वो कैंसिल हो सकता है। थीसिस कैंसिल हो तो डिग्री कैंसिल हो सकती है। सो दीज काइंड ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन हम एकेडमिक लेवल पे ये बात कर सकते हैं। मोर सिवियर केसेस, कोई आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि एप्पल और सैमसंग के अंदर जो है वो कोई लीगल बैटल चल रही है कि किसने ये मॉड्यूल पहले बनाया था। तो दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एनवायरनमेंट में काम करें, बट बेसिक आइडिया इज द सेम। सो अब ये क्यों प्लेजरिज्म है? पहली चीज़ तो कॉपी पेस्ट है, क्योंकि एज इट इज़ वर्ड्स कॉपी में। दूसरी चीज़ ये है कि मोस्टली अगर इस तरह कोई काम किया गया और ये रेफरेंस नहीं दिया गया, ठीक है, ये तो आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से लिया गया वर्ड्स लिए गए, लेकिन अगर ये रेफरेंस नहीं दिया गया तो दिस इज द सेकंड ब्रीच। मतलब आपने एक तो वर्ड कॉपी कर लिया, दूसरी चीज़ ये है कि आपने रेफरेंस भी नहीं दिया। सो दिस इज काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? लेट से जी हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने इस्तेमाल करनी है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस। लेट से हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो उसमें हमने ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है। तो एक चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम इसको रीवर्ट करें, और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसके साथ साथ इसका रेफरेंस भी दें। तो रेफरेंसेस फिलिप, ऑथर का नाम, बुक का नाम, ईयर एंड व्हाटएवर is included in a reference. So example, as you can see, is straightforward. I have already discussed के word for word copy हुआ है from the book, and there is no acknowledgement for the author. So this is the very basic type of plagiarism. And I would assume that all of you are aware of this, that this is not allowed. And if you are writing a thesis or a paper, you cannot copy paste anything. उसका solution हम क्या करते हैं normally? That is we try to reword that, but rewording के हवाले से अगली जो दो types हैं वो rewording के हवाले से। So this second type is patchwork plagiarism. So we are doing rewording. हमने कुछ चीज़ें, कुछ sentences, if it is a big chunk of content, कुछ sentences reword कर दिए, कुछ sentences, कुछ words reword कर दिए, something like that. So इसमें but अब हमारा जो बेसिक आइडिया है, आई थिंक जनरली जो स्टूडेंट्स के जहन में मैं देखता हूँ वो ये है कि आप अगर किसी का टेक्स्ट आपने इस्तेमाल करना है तो आप उसको रीवर्ड करें। अगर रीवर्ड करके भी वो प्लेजरिज्म ही है तो फिर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सो द बेसिक प्रॉब्लम इज, अगर आप पैच वर्क कर रहे हैं विच लेट्स से लुक्स लाइक दिस, सो द कलर टेक्स्ट इज रीवर्डेड एंड द रेस्ट ऑफ इज एज इट इज़, जो ओरिजिनल टेक्स्ट था। जनरली स्पीकिंग अगर आप पूरा कोई सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं किसी जगह से, प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दैट इज़ कि आप उसको कोटेशंस में लिखें, जस्ट टू शो दैट टू एवरीवन, जो भी उसको रिव्यू करेगा, जो भी उसको देखेगा, कि ये जो कंटेंट है या ये पार्ट ऑफ कंटेंट है ये एग्जैक्टली कहीं से आपने कॉपी की। तो दैट इज़ हाउ यू डू इट। यू कैन नॉट जस्ट पिक एंड चूज अ कपल ऑफ सेंटेंसेस एंड लीव अदर एज इट इज़, ठीक है।
सो जनरली स्पीकिंग इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि आप write in your own words. If you are taking any idea from anywhere, still write in your own words. दूसरी मिसिंग चीज़ यहाँ पे क्या है? कोई इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है? सर इसमें रिसोर्स नहीं मेंशन किया हुआ। तो रेफरेंस जो है वो हमने यानी कि इट्स काइंड ऑफ ऑलवेज अ टू स्टेप प्रोसेस, यानी एक तो आपने अपने वर्ड्स में लिखना है और दूसरी बात ये है कि आपने रेफरेंस ऐड करना है। तो वो जो बुक का रेफरेंस है वो अगर इसमें किसी जगह पे लेट से पहले सेंटेंस के बाद या ओवरऑल पूरे सेंटेंस के पैराग्राफ के बाद जस्ट टू शो कि ये कंटेंट कहाँ से आया है, इफ़ यू ऐड दैट देन इट इज़ फाइन। तो एज ए सेट के ये पैचवर्क और अगली जो हम टाइप देखेंगे ये मोस्टली वी आर लिटरेचर रिव्यू व्हेन वी आर डूइंग विद डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड प्लेजरिज्म ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। लाइक डोंट पिक एंड चूज सेंटेंसेस एंड लीव अदर एज इट इज। अगर आपको कोई करना है, अगर मजबूरी है इस्तेमाल करना ही है एज इट इज, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालें। अगर इन्वर्टेड कॉमास में भी जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ यू पुट एनीथिंग इन इन्वर्टेड कॉमास एंड डोंट गिव अ रेफरेंस देन यू आर शोइंग कि आपने कहीं से कोई चीज़ ली है बट द ऑथर, अ थर्ड पर्सन, वुड नॉट बी एबल टू रीच दैट सोर्स। और रेफरेंसिंग करने का मेन मकसद ये है कि जो जो थर्ड पर्सन आपका कंटेंट देख रहा है वो इजीली उस सोर्स तक पहुंच पाए। सो इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि आपके पास रेफरेंस ऐड नहीं होगा। सो हियर इज द सोल्यूशन। अगर मतलब दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द book, if there was a reference like this then that would be fine. uh, the only problem then will be they are still like 50% of the text is still similar. So I think ये जो हम I would say कि ये जो हम चीज़ देख रहे होते हैं कि 10 के अंदर, I hope कि आप सब अवेयर हैं। if you not normally in like UET और हमारे एकेडमिक एनवायरनमेंट में जब हम एक चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो हम उसको किसी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से गुजरते हैं और उसके बाद हमें एक नंबर मिल जाता है कि इतने परसेंट टेक्स्ट जो है वो सिमिलर है। एंड देयर आर सम numbers to it, like जब आप MS का thesis submit करेंगे at that point in time you will have to submit a plagiarism report। और normally HEC की जो requirement है वो ये है कि आपकी plagiarism report में जो मैच है वो 19% से कम होना चाहिए। तो यानी कि आप 19% आपका टेक्स्ट और सोर्सेज से मैच कर सकता है, उससे उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको फिर मज़ीद रीवर्डिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो दूसरा कंडीशन होती है नॉर्मली जो HEC की रिक्वायरमेंट है, इस रीवर्डिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो वो ये है कि किसी एक सोर्स से आप 5% से ज़्यादा प्लेजरिज्म ना हो। तो ये दो चीज़ें मतलब जब आप अपना थीसिस सबमिट करेंगे, नॉर्मली हम लोग यही प्रैक्टिस करते हैं कि पेपर भी जब कहीं सबमिट करें तो एटलीस्ट इन बाउंड्रीज आई वुड से मतलब आई वुड रिकमेंड के गो फॉर 15%। 15% और किसी एक सोर्स से 2% से ज़्यादा ना हो। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, बट दे आर सम एक्सेप्शंस एज वेल। अगर आप एक कॉन्फ्रेंस पेपर लिखते हैं और फिर उसी को एक्सटेंड करके जर्नल पेपर करते हैं तो सम वेन्यूज़ लाइक IEEE जो है वो ये अलाउ करता है कि आप अगर मेंशन कर दें कि ये कॉन्फ्रेंस पेपर की एक्सटेंशन है तो आपका जो ओवरलैप है आपके अपने काम का, क्योंकि आपका ही कॉन्फ्रेंस पेपर होगा और आप उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आपके अपने काम से ओवरलैप जो है वो 30% तक भी जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह की एक्सेप्शंस हमें मिल जाती हैं, लेकिन जो बेसिक HEC का स्टैंडर्ड है राइट नाउ वो ये है कि 19% से कम। अगर ज़्यादा होगा तो आपका थीसिस एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक सोर्स में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो टर्निटिंग सर जो है वो काइंडली तो जी लिंक दोबारा सेंड कर दीजिएगा, वो पुराना लिंक काम से नहीं कर करके कुछ कह रहे हैं। बाकी काम नहीं कर रहा था, आपको चाहिए उस कोड से जो है ना वो लॉगिन करें।
सर वो लिंक दोबारा शेयर कर दें ताकि लिंक के थ्रू कोई ज्वाइन कर ले। अच्छा, किससे ज्वाइन करने का आप बता रहे हैं? सर वो कोड का कुछ लोगों को पता नहीं है कि किस तरह ज्वाइन करना है, वो तरीका भी होता है, लेकिन कुछ लोगों ने भी इतना उन्हें टीम यूज़ नहीं की होती, तो वो कहते हैं कि डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन हो जाए तो सही है। मैं इसको जो है ना मज़ीद इसको ओपन कर देता हूँ कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ओके। सिक्योरिटी बिल्कुल हटा देता हूँ। आई होप फिर अभी मैंने इसको बिल्कुल ओपन कर दिया, तो आई थिंक कि कोई, और मैं लिंक एक और शेयर करता हूँ क्योंकि अब मैंने चेंज किया। यस। बज़ाहिर लग रहा है कि लिंक सेम ही है। आई होप कि आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अपडेट कीजिएगा अगर कोई मसला हो। So third type is paraphrasing, which is actually जो रीवर्डिंग का मैकेनिज्म हम नॉर्मली यूज करते हैं, आई वुड से दैट इज एक्चुअली पैराफ्रेजिंग। पैचवर्क जो है वो दैट इज नॉट, एज आई सेड, नॉट गुड। सो पैराफ्रेज इज व्हाट यू शुड डू। आप चीज़ों को, अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, डिफरेंट पेपर्स और सोर्सेज को पढ़ रहे हैं, तो यू शुड पैराफ्रेज। आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस is if you don't cite a source. अगर आप source को cite नहीं करते तो फिर ये plagiarism है, वरना otherwise we are just fine, and that is the normal practice while we do literature reviews. You actually paraphrase and do the citation, then you are fine. So paraphrasing plagiarism जो है वो it will only be considered, this type of thing will only be considered as plagiarism if you are not putting the sources. और यहाँ पे जो है वो आई वुड से वो जो मैं फेयर यूजेज वाली बात कर रहा था कि इट्स नॉट लाइक कि आपने हर लाइन के बाद जो है वो एक रेफरेंस देना है। यू डोंट नीड टू ओवर डू दैट। अगर कोई आपका कोई क्लेम है, अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ रेफरेंस। जनरली जो इस्टेब्लिश्ड नॉलेज है, उसके लिए आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना एनालिसिस और जो आप उसका चीज़ों का क्रिटिकल एनालिटिक्स लिखेंगे, उस पर भी कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती है। तो यू नीड टू बैलेंस दिस थिंग। तो हियर इज व्हाट पैराफ्रेजिंग शुड लुक लाइक। इसमें ऑब्वियसली ये जो पैराग्राफ हम एग्जांपल ले रहे हैं, इट्स वेरी जेनेरिक, लेकिन टेक्निकल राइटिंग में ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है और भी लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि सम पीपल आर डू ओवर डू पैराफ्रेजिंग, और वो इतनी पैराफ्रेजिंग कर देते हैं कि जो उसके टेक्निकल वर्ड्स हैं वही चेंज हो जाते हैं। तो ये जो 19% की गुंजाइश रखी जाती है नॉर्मली, उसका मकसद यही है कि जब हम कोई टेक्निकल राइटिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एज इट इज़ यूज़ करना होते हैं, तो उसी के लिए क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया जाता है। So you will always see some words as it is, but generally if you write in your own words, this is how it should look like. Maximum words will be your own. A few will be from the original author, or they might be, in our case, in engineering domain, it's mostly technical terms. So right now is particular slide में अगर मैं बात करूँ तो this is paraphrase, that is good, should not be plagiarism, words आपके अपने हैं. The only issue is के reference missing है, so if you add a reference then everything is fine. इसके बाद जो fourth type है, that is unintentional. So this is a very interesting type. अनइंटेंशनल में इट्स लाइक आपने कहीं से कोई, इफ़ यू आर राइटिंग एन आइडिया, ये वो बात है कि आप एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो कंप्लीट नहीं है और उस चीज़ पे पहले ही काम हो चुका है।
तो आप जो रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यू आर जस्ट सेइंग कि जी ये मेरा नॉवल आइडिया और मैं इस पे काम करूँगा, या यू माइट इवन डू योर रिसर्च एंड देन प्रेजेंट द रिजल्ट एंड से कि ये मेरा नॉवल आइडिया. तो if that work has already been done, then this type of plagiarism is known as unintentional plagiarism. So it can be either missing some information or it can be incorrectly quoting a reference. ठीक है, so दोनों केसेस में unintentional है, यानी कि आप एक बात करते हैं और आपने जो रेफरेंस को इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन वो इनकरेक्ट रेफरेंस है, तो करेक्ट रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है. So that is also unintentional plagiarism. And if you totally miss it, क्योंकि मे बी आपका लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट नहीं था या आपने you don't end up looking at that information, that is also unintentional. So interestingly, what is the consequence of this? अगर हम इसकी लीगल टर्म्स में चले जाएं कि जी हमें पता है कि कोई लीगली भी मसले बन सकते हैं प्लेजरिज्म की वजह से, तो unintentional could be just because of we were not aware, or it could be in another way, it could be कि आप information hide करना चाहते हैं, so you are trying to do something. This is how people look at it. Not necessarily कि आपका intention ही ये थी, लेकिन people look at it कि maybe someone is trying to hide some information. So research में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Research works on very tight ropes. ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो बहुत सारे आते रहते हैं. So this is something which is very common, hiding information or incorrectly citing some reference. तो unintentional plagiarism जो है वो उसका consequence उसी तरह है जिस तरह plagiarism का है. ठीक है, जिस तरह के अगर आपके थीसिस में लेट से 19% से ज़्यादा प्लेजरिज्म है तो वो आपका थीसिस एक्सेप्टेबल नहीं है. तो अगर आपने अनइंटेंशनली कोई प्लेजरिज्म का काम कर लिया तो वो भी थीसिस एक्सेप्टेबल नहीं है. तो माय क्वेश्चन वुड बी, और यू शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ये जो प्लेजरिज्म है, हाउ दिस विल बी कॉट. ठीक है, टर्निटिन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह की प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सके. एनी आइडिया दैट यू कम्स टू योर माइंड कि कहाँ पे बंदा पकड़ा जा सकता है, या कहाँ कहाँ से बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई सोर्स मिस तो नहीं होगी. जी ऐसा आप कुछ कहना चाहते हैं? सर देखिए कभी कभी हम कुछ ऐसी लाइंस लिख लेते हैं, मतलब जो किसी की कॉपी भी नहीं होती लेकिन सेम वर्डिंग भी हो जाती है, तो वो भी अनइंटेंशनली आ जाता है मेरे ख्याल में. लेकिन अनइंटेंशनल आइडेंटिफाई कैसे होगा? लाइक टर्निटिन जो है वो तो इस तरह का प्लेजरिज्म नहीं डिटेक्ट कर सकता ना. मैं किसी का काम लेता हूँ, उसको रीवर्ड भी कर देता हूँ और उसके बाद या तो इनकरेक्ट रेफरेंस साइट कर देता हूँ या साइट ही नहीं करता. तो टर्निटिन ये तो नहीं चेक करता कि आपने रेफरेंस ऐड किया या नहीं किया, वो तो सिर्फ ये चेक करता है कि वर्ड तो मैच हो रही है किसी चीज़ के साथ. इसके बारे में सोचना पड़ेगा. ठीक है, सो बेसिकली जो है ना वो आप इसको जनरली आप इसको लिंक कर सकते हैं विद द थिंग दैट इज़ नोन एज अ रिव्यू प्रोसेस. ठीक है, हम जब पेपर सबमिट करते हैं तो वो एक रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है. 2 से 3 मिनिमम रिव्यूअर होते हैं जो उसको रिव्यू करते हैं, और जैसे हमने पहले ही बात की थी, जब थीसिस भी आप सबमिट करते हैं तो वो कमेटी के पास से जाता है और आपका सुपरवाइज़र उसको रिव्यू करता है, स्टफ लाइक दैट. तो अगर हम इसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में अगर कोई हम हाई स्टेक किस्म का काम कर रहे हैं, तो जो इसका डिटेक्शन का मैकेनिज्म है दैट इज़ बेसिकली दीज एक्सपर्ट्स. ठीक है, इफ़ समथिंग कम्स टू मी फॉर अ रिव्यू और आई नो कि ये काम पहले हो चुका है, आई कैन रिपोर्ट दैट थिंग. सेम फॉर यू, एनीवन जिसको जो फील्ड में जो लोग काम करें, अगर उनके पास कोई ऐसा काम आता है, कोई रिसर्च पेपर या कोई पेटेंट या कोई थीसिस जिसमें जो ऑथर हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा कोई ओरिजिनल काम है और एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके द रिव्यूअर ऑलरेडी नोज कि ये काम पहले हो चुका है, ये इस तरह का एल्गोरिदम बन चुका है या वॉट एवर, या ये काम किसी और बंदे ने किया था, रेफरेंस गलत दिया गया, तो वो जो लोग हैं वो भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसका भी वही कॉन्सिक्वेंस है. तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है
और इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ये चीज़ फॉलो होती है कि अगर इस तरह का प्लेजरिज्म आइडेंटिफाई हो जाए तो अगेन इन दिस केस वो जो प्लेजरिज्म के को ओवरकम करने के लिए जो एक्टिविटी होती है, जिसमें कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है या कोई थीसिस के ऊपर एक्शन हो सकता है, वो प्रोसेस इसके ऊपर भी होता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड यू शुड बी, आई थिंक नॉर्मली हम इसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट सोच रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ओवरकम करने का आई थिंक जो तरीका है नॉर्मली जो हमें फॉलो करना चाहिए, वो एक तो ये है कि इफ़ होपफुली वी आर एथिकली राइट, हम कोई ऐसा एथिकली गलत काम नहीं करना चाह रहे, तो जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमारा एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू, मेक श्योर वी नो what exist in literature, how people have worked on certain problem, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो या कोई ऐसा ग्रे एरिया ना हो हमें पता, जो हमें पता ना हो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। सो ये जो हमने 4 टाइप्स देख ली, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा डेफिनेशन में, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की, तो उसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि इट्स एन अप्रोप्रिएशन, समथिंग विच इज़ नोन एज अप्रोप्रिएशन, सो यू आर टेकिंग समवन एल्स वर्ड विच इज़ नॉट योर्स। सो इट्स लाइक वर्ड्स एंड आइडियाज़, इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर कि आइडियाज़ भी इसमें शामिल हैं। एकेडमिकली इट इज़ डिसऑनेस्ट, and this is what, as because you are students and scholars and part of an academic environment, तो plagiarism जो है वो academically is not allowed in any case. इसको हम मतलब अगर आप और जगहों पे देखें, बहुत सारी जगहों पे ये भी है कि लोगों को इस तरीके से प्लेजरिज्म पे ब्रीफ किया जाता है कि अगर आप एक असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो असाइनमेंट एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करना, दैट इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म। ये चीज़ें सिर्फ पेपर और रिसर्च के हवाले से बाउंड नहीं है। सो एकेडमिक इन्वायरमेंट में जो है वो असाइनमेंट कॉपी करना इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म, पेपर के अंदर एक दूसरे का काम इस्तेमाल करना इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म। सो एकेडमिकली प्लेजरिज्म इज़ नॉट अलाउड इन अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली। They are very severe actions on this, especially डिग्री जो है वो किसी भी केस में अगर प्लेजरिज्म पकड़ा जाए किसी स्टूडेंट का, तो डिग्री तो किसी केस में अवॉर्ड नहीं हो सकती। So this is very important for us as we are in the academic environment. So इसमें जो चीज़ें आती हैं, that is ideas, processes, even results, ठीक है, experimental results, ये भी आ जाता है, process भी आ जाता है, कोई methodology जो है वो भी आ जाती है, idea भी आ जाता है। सो एज आई सेड इन द बिगनिंग के बेसिकली हम इसको लिंक कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर वो उसका कोई इम्प्रॉपर यूज़ होता है तो दैट इज प्लेजरिज्म। सो वर्ड्स के हवाले से टर्निटिन की मैंने आपसे बात की, 19% हमें GC अलाउ करता है। तो नॉर्मली बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो 4 से 6 कॉन्सेक्टिव वर्ड से ज़्यादा कॉपी करना इज प्लेजरिज्म। सो एज आई सेड के 2 to 3 वर्ड्स, बिकॉज दोज आर टेक्निकल टर्म्स, वो एज सच प्लेजरिज्म में नहीं आता। अब टर्निटिन जो है वो इट्स काइंड ऑफ एन एल्गोरिदम जो शायद स्मार्ट एनफ है कि वो ये, और विद टाइम इम्प्रूव भी हो रहा है, वो ये कोशिश करता है कि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जो कॉपी हुई हैं, और वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करता, दैट इज़ फॉर श्योर। यू कैन, मतलब मैं तो बहुत ऐसे से टर्निटिन यूज़ कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक कि आप if I take this sentence, plagiarism means taking or using any of the following intellectual property, तो इसी को मैं वर्ड बाय वर्ड लिखूंगा तो तभी आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ 2-3 वर्ड्स भी चेंज करूंगा तो मेरा पूरा सेंटेंस जो है वो प्लेजराइज्ड ही आएगा। तो नॉर्मली आप इसको जहन में रख सकते हैं कि लाइक नॉर्मली बाय डेफिनेशन 4 to 6 वर्ड से ज़्यादा कॉपी करना जो है वो प्लेजरिज्म आता है। फ्रेजेस को रीअरेंज करना प्लेजरिज्म आता है। एक्सटेंसिव पैराफ्रेजिंग उस वक्त प्लेजरिज्म होगा अगर आप सोर्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज दैट इज़ व्हाट वी डू इन लिटरेचर रिव्यू। आइडियाज़ के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें कहीं से मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि वो लिखी हुई इंफॉर्मेशन हो, वो इट कुड बी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस और कॉन्फिडेंशियल रिव्यूज़। अब ये क्या चीज़ है, मतलब अगर आप एक रिव्यूअर हैं, पेपर आपके पास रिव्यू के लिए आ जाता है, अब वो पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ, तो आप उसी आइडिया को कॉपी करके अपना कोई पेपर पब्लिश कर लें, तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट अ गुड थिंग, एथिकली भी ठीक नहीं है और
सो इस तरह की पोजीशन में बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में स्पेशली या इंडस्ट्री में हाई लेवल के ऊपर ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। कोई इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके अंदर लोग आइडियाज़ पिच कर रहे हैं, तो अब उसमें जो इंक्यूबेशन सेंटर के जो लोग हैं जो उसको रन कर रहे हैं, तो वो उन्हीं आइडियाज़ को कॉपी करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो नॉट अ गुड थिंग। तो आइडिया जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रिसर्च पेपर से मिले, वो आपको बहुत सारी जगहों से मिल सकता है, तो उसको कॉपी करना इज ऑल्सो बाय डेफिनेशन प्लेजरिज्म। इसी तरीके से प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस में कोई मेथडोलॉजी, मतलब आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कोई एल्गोरिदम, कोई सर्वे बेस्ड मेथड, जो भी आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगर आप डिज़ाइन करते हैं एक प्रोसेस अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, तो अगर उसको कोई कॉपी कर लिया जाए तो दैट इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म। रिजल्ट्स में फिगर्स आ जाती हैं, टेबल्स आ जाते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो आपके हैं, अगर वो कोई और सो दैट इज आई थिंक वेरी ऑब्वियस बट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सो इट्स नॉट लाइक आप एक पेपर लिखते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि टेक्स्ट को तो चेंज करना है और टेबल कहीं से एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। फिगर कॉपी कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। तो फिगर और टेबल्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसकी ज़्यादा बात क्यों नहीं करते, मतलब वर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, टर्निटिन इस्तेमाल होता है और रिपोर्ट लगाते हैं कि 19% मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। फिगर्स और टेबल्स पे इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं होती, बिकॉज ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि नॉर्मली जो आप फिगर बनाएंगे या टेबल बनाएंगे, वो तब आनी चाहिए जब आप अपनी रिसर्च किसी लेवल पे ले जाएंगे। कोई आप अपनी एल्गोरिदम बना लेंगे तो उसकी फिगर होगी, या कोई रिजल्ट आएगा तो उसकी फिगर होगी। तो इट्स मोर वाइडली अंडरस्टूड के फिगर्स और टेबल्स उस स्टेज पे आएंगे जब आपकी रिसर्च ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है और वो आपकी अपनी होंगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इस पर बात नहीं करते, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जी बोलें। सर लेट्स सपोज हम कोई इमेज उठाते हैं गूगल से, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और वही मैं एज इट इज टेक्स्ट अपने वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो दोनों की मैचिंग तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक इमेज की फॉर्म में पड़ा हुआ है और दूसरा टेक्स्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। जी सही है। सो अगर मतलब आई वुड से कि अगर आपने इमेज से वो टेक्स्ट उठाया है तो एथिकली स्पीकिंग जो है वो तो प्लेजरिज्म ही होगा, क्योंकि आपने कहीं और से उठा लिया। अब अगर हम इस हवाले से बात करें कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या कैच कर सकता है, ये वो वहाँ पे इस सारी डिस्कशन में जो नेक्स्ट स्टेज है ना, वो फिर एथिक्स की आ जाती है, ठीक है। नहीं मैं सर सो सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं ना कि एक इमेज और दूसरा टेक्स्ट फाइल को दोनों को कंपेयर कर सके। वो तो नहीं कर सकता, टर्निटिन तो उसको नहीं करेगा, वो आपको मतलब वो वहाँ पे आपको प्लेजरिज्म नहीं देगा, ठीक है सर। ठीक है। लेकिन अगला सवाल ये है कि मतलब क्या क्या आप उसको प्लेजरिज्म कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मतलब जो बेसिक थिंग है ना, बेसिक चीज़ है वो ये है कि मतलब अच्छा अगर रिसर्चर बनना है तो दे आर ट्रिक्स, दे आर थिंग्स दैट पीपल डू जिसमें आप टर्निटिन से बच सकते हैं, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत सारे मेथड्स आप सुनेंगे भी अपने, जब आप जैसे जैसे इस प्रोसेस से गुजरेंगे, पहले भी शायद देख चुके हो आप लोगों ने, ऑब्वियसली थीसिस लिखे हुए हैं और प्लेजरिज्म रिपोर्ट्स भी जमा कराई हुई हैं। तो ये बात नहीं है कि आपने लाइक जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि हम ये डिस्कस करेंगे जी हम किस तरीके से टर्निटिन से बच सकते हैं। एक अच्छा रिसर्चर और एक अच्छी एथिकल अपने माइंडसेट बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये अवेयरनेस हो कि जी कौन सी चीज़ जो है वो प्लेजरिज्म में आती है, कौन सी नहीं आती। ये जो है वो ज़्यादा लाइक डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में जो है वो ये चीज़ प्रैक्टिस होती है कि पेपर में दूसरे को कोई चीज़ दिखा दो, ठीक है। कुछ ऐसे कल्चर्स भी हैं जहाँ पे जो बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरा दोस्त जो है मुझे पेपर में कोई चीज़ दिखाएगा। तो दिस इज़ लाइक एथिकली स्पीकिंग ये एक डिफरेंट डिस्कशन है। लेकिन हमारी आज के डिस्कशन का मेन मकसद ये है कि हम ये इस्टेब्लिश करें कौन कौन सी चीज़ें प्लेजरिज्म में आ सकती हैं। अच्छा, अब हम अगर हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या आ सकता है प्लेजरिज्म में वर्ड्स के अलावा, फिगर्स और टेबल्स एंड स्टफ लाइक दैट, सोल्यूशन क्या है
क्योंकि हमने वर्ड्स को भी इस्तेमाल करना है, दूसरे लोगों के आइडियाज़ को भी इस्तेमाल करना है। दैट इज़ व्हाट वी डू इन लिटरेचर रिव्यू। तो सोल्यूशन जो है वो, जैसे अभी मैंने पहले ही बात की कि आपने अप्रोप्रिएट क्रेडिट देना है। वो क्या क्या उसमें शामिल होता है, और फॉर्मली स्पीकिंग इसको हम जो प्रॉपर रेफरेंसिंग है, जिसको हम बोलते हैं कि आपका प्रॉपर रेफरेंस आपने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, उसका आंसर जो है वो स्टार्ट गेटिंग फ्रॉम हेयर के प्रॉपर रेफरेंस की डेफिनेशन में क्या कुछ आता है, ओरिजिनल जो ऑथर है उसका नाम है कि नहीं। अब जनरली स्पीकिंग मैंने इन स्लाइड्स में जो है वो आर्टिस्ट और रिसर्चर्स और स्कॉलर्स हर तरह के जिक्र कर दिया। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, सो यू गिव द सोर्स ऑफ द नेम ऑफ द ओरिजिनल सोर्स, ठीक है, उसमें जिसकी भी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसका वो कॉपीराइट है। You provide sufficient publication data, so any person who is looking at that information can reach that source. And here we use standards, ठीक है। So referencing के हवाले से standards जो हैं, और जिसके ऊपर हम अगली क्लास में भी मज़ीद बात करेंगे, थोड़ी बहुत आज भी करेंगे, उसको हम फॉलो करते हैं। थर्ड थिंग इज़ यूज़ कोटेशन सिम्बल्स टू इंडिकेट डायरेक्ट कोड। सो अगर आपने कोई चीज़ एज इट इज़ कॉपी करनी है तो उसके लिए आप कोटेशन सिम्बल्स इस्तेमाल करें। Very quickly, we will go through 6 examples in the next 6 slides. Basically different scenarios हैं, और different scenarios में हमने ये identify करना है कि क्या ये scenario plagiarism की definition में आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आ रहा है तो क्या क्या steps हम ले सकते हैं ताकि वो plagiarism ख़त्म हो जाए। अगर नहीं आ रहा then I think we are safe. So पहला scenario जो है वो I will read it out and just give you 1 minute for each of these, and you can think of कि plagiarism है कि नहीं। First of all, अगर है तो किस तरीके से उसको overcome करना है, and then we will quickly discuss as well. So you are a member of an audience where research results are presented. You use ideas described by one of the speaker in design of your next research project. So this scenario is a scenario where एक presentation के अंदर आपने कोई idea सुन लिया, और वो idea जो है आप यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि ये आइडिया मैं अपने रिसर्च डिज़ाइन में या प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये इसमें हम दो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि इस सिनेरियो में प्लेजरिज्म होगा या नहीं होगा, इफ़ यू डिसाइड कि ठीक है अपनी आइडिया इस्तेमाल करना है, और अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर किस तरीके से इसको ओवरकम करना है। सर पहली बात तो वैसे ये है कि वो आइडिया जो है वो कॉपीराइटेड है या नहीं। जी, तो ऑब्वियसली ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन एज वेल अटैच टू दिस सिनेरियो कि जो प्रेजेंटेशन हो रही है वो आइडिया कहीं कॉपीराइट है कि नहीं है। तो वन ऑफ द थिंग कुड बी के चलें जी, अगर मैं कहता हूँ कि कॉपीराइट है, कॉपीराइट में भी किसी जो आइडिया प्रेजेंट हो रहा है वो कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन है, पेपर ऑलरेडी कहीं पब्लिश हुआ है और उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है, तो फिर तो चीज़ें आसान हो जाती हैं कि आपने अगर इस्तेमाल करना है तो आप जाके पेपर को रेफर कर दें, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर कॉपीराइट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? लाइक अगर वो कहीं पब्लिश नहीं है या किसी कॉपीराइट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कॉपीराइटेड मटेरियल की फॉर्म। फिर सर हम उसको मतलब वेरीफाई कर सकते हैं, बस ये है कि अगर हमें उसके जो रिजल्ट शो कर रहा है हो सकता है हमारे वो सेम रिजल्ट ना निकले उस आइडिया को यूज करते हुए। सर उस पे एक ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम रिसर्च पेपर उस पर एक पब्लिश कर देते हैं, जो हमारा आइडिया उस पर रिसर्च पेपर कर देते हैं और उसे हम रिव्यू के लिए भेज देते हैं, और जो टीम होगी, जो एक्सपर्ट्स होंगे उसे रिव्यू करेंगे, अगर उनके दिमाग में कोई नहीं है तो वो कहेंगे ठीक है ये अप्रूव हो गया, तो एक तरह से वो हमारा पेटेंट या हमारा एक आइडिया बन जाएगा वो। ऑब्वियसली हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकली अगर देखा जाए तो हमें ये पता होगा कि जी हमने आइडिया कहीं से सुना, मतलब हमारा अपना आइडिया नहीं है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, बंदा अगर सोचे तो लाइक नॉर्मली इट्स वेरी रेयर कि कोई ऐसी चीज़ हो कि किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है और वो उसको जो है ना जनरली बगैर किसी कॉपीराइट के थ्रू शेयर कर दें, ठीक है। ये आपके लिए भी लर्निंग प्रोसेस है कि अगर आप इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ, आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है
तो केयरफुली डिस्कस आइडियाज़ विद पीपल, मतलब स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के अंदर और इस तरह की जगहों पे जहाँ पे आप किसी मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे काम करें, तो इट्स वेरी लाइकली कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक जो एकेडमिक इन्वायरमेंट के अंदर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में जो अच्छा सोल्यूशन है इसका वो ये है कि अगर आपने इस तरह कहीं से आइडिया सुन लिया है और उसकी वजह से आपके रिसर्च डिज़ाइन को पुश मिल सकता है, बट वो आइडिया एज अ रेफरेंस एज अ साइटेशन आप उसको कहीं से नहीं ला सकते, तो एक अच्छी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप जो जहाँ से आपने आइडिया लिया है आप उसको भी इंगेज कर लें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। So that is what collaboration is, ठीक है। So it's very easy to do collaboration. Normally conferences के अंदर और discussions के अंदर यही हो रहा होता है in academic environments and in research environments कि लोग brainstorming sessions करते हैं, ideas generate करते हैं, discuss करते हैं, और फिर अगर कोई idea लोगों का match हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास हर skill हो, तो एक बंदा idea सोच सकता है, दूसरा बंदा उसको implement कर सकता है, then we do collaboration, ठीक। So answer would be कि if you just blindly use the idea in your project and no credit to the person जिसका वो idea था, then it is plagiarism, ethically speaking. मे भी कहीं पकड़ा ना जाए, क्योंकि अगर इस पूरी डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा हुआ कि वो आइडिया जो है वो किसी रिसर्च पेपर या किसी पब्लिश्ड फॉर्म में, तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट दिस। दूसरा सिनेरियो is you are reading a journal article, chapter or book. You paraphrase passages of text from material you have been reading in literature review of a manuscript you are writing. So ये सिनेरियो मतलब हम बहुत ज़्यादा आप भी इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि इट्स लाइक कि आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं और उसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेज को, जिसमें जर्नल भी हो सकता है, चैप्टर भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है, उसको पढ़ रहे हैं, उसको पैराफ्रेज करें। सो पर्टिकुलर सिनेरियो ये है कि आप उसको पैराफ्रेज करके इस्तेमाल करें। विद दिस सिनेरियो यू नीड टू थिंक अबाउट कि प्लेजरिज्म है कि नहीं है, एंड आई थिंक द आंसर इज वेरी ऑब्वियस। अभी हमने इस पर बात भी की है। इफ यू पैराफ्रेज इट, दैट इज गुड, दैट इज व्हाट वी डू इन लिटरेचर रिव्यू। द ओनली प्रॉब्लम विल बी कि अगर आप सोर्स को साइट ना करें, जहाँ से आपने मतलब जिस जर्नल या बुक या चैप्टर की हम बात करें, अगर उस सोर्स को आप साइट नहीं करते देन इट इज प्लेजरिज्म। अगर सोर्स को साइट कर देते हैं देन इट इज नॉट प्लेजरिज्म। सर पैराफ्रेजिंग करने के बाद भी हमें साइट करना पड़ता है रेफरेंस? जी जी। सो दैट इज़ व्हाट नॉर्मली जो लिटरेचर रिव्यू है ना, वो जब आप मतलब लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, एक कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए एक सेक्शन लिख लें लिटरेचर रिव्यू का, तो वो होगा लेट से एक पेज का। अब उस एक पेज में आपके पास 10 से 15 रेफरेंस हो सकते हैं। ये स्टैंडर्ड में मतलब बता रहा हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह होता है। तो वो जो लिटरेचर रिव्यू में जितना टेक्स्ट होगा वो किसी और सोर्स से आया है, क्योंकि वो आप अपनी बात तो नहीं कर रहे, ना आपका एक्सपेरिमेंट है ना आपका मेथड है। तो उसके साथ जो 10-12 रेफरेंस मैं बता रहा हूँ वो आपको ऐड करने हैं, ठीक। तो पैराफ्रेज स्टेप 1, स्टेप 2 कि आप जिस सोर्स से आपने वो लिया उसको साइट करें। अगेन वही बात है कि टर्निटिन जो है वो दैट ओनली चेक्स पैराफ्रेजिंग, ठीक है। अगर आप पैराफ्रेज करके साइटेशन नहीं डालते तो टर्निटिन इज नॉट अवेयर ऑफ दैट, वो आपको नंबर जो है वो 19% से कम दे देगा, लेकिन बेसिकली बाय डेफिनेशन दैट इज स्टिल प्लेजरिज्म। तो इसलिए आपको उस रेफरेंस साइट करने की ज़रूरत है। नॉर्मली रिव्यू प्रोसेस में ये होता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर रिव्यूअर जो है ना उनको पता ना भी हो कि ये काम कहीं और से है या नहीं, तो अगर कोई आप स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिखते हैं तो पीपल आस्क फॉर के ये कहाँ से आ गई, इसका कोई रेफरेंस है कि नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंस। थर्ड सिनेरियो, यू आर रिव्यूइंग अ सबमिटेड मैन्युस्क्रिप्ट. You decide to use novel research methods described in that manuscript to enhance your own research. So ये जो है ये kind of a scenario है, आप रिव्यूअर हैं, आपके पास एक पेपर आ गया रिव्यू होने के लिए और आप उसी का आइडिया उठा के अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सर आपने बताया था कि रिव्यू करते हुए भी हम आइडियाज़ को स्टील आउट नहीं कर सकते, तो अगर रिव्यू के दौरान अगर कोई आदमी आपका आइडिया ले रहा है तो ऑब्वियसली ये भी प्लेजरिज्म में आएगा। अगेन इसमें भी अगर आपको आइडिया किसी का यूज़ करना ही है या किसी के साथ काम करना है तो आप कोलैबोरेट कर लें इस केस में, तो वो एक
चल जाएगा, लेकिन अगर आप कोलैबोरेट नहीं करते और विदाउट इंफॉर्मेशन आप आइडिया स्टील कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये प्लेजरिज्म है। जी एग्जैक्टली। सो ये जो है आई वुड से दिस इज वन ऑफ मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का प्लेजरिज्म है, क्योंकि रिव्यूअर जो है वो ऐसे ही है कि मतलब एक होता है ना कि एक जो स्टेक होल्डर होता है उसके ऊपर बंदा रिलाई करता है। एज अ स्टूडेंट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो सुपरवाइज़र एडवाइज़र है वो आपको आपकी रिसर्च में हेल्प करेगा, लेकिन वो आपको बजाय आपने काम किया और आपके काम को जो है वो कहीं पे पेपर लिख के अपने नाम से सबमिट कर देता है। तो ये वो वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो क्योंकि आप एक रिव्यूअर जो है उसके ऊपर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो जो है वो अपनी फील्ड में अच्छा होगा और वो जो है ना वो कोई अच्छा बेनिफिट या कोई यूज़फुल कमेंट देगा। तो अपनी पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये जो है ना दिस इज़ वेरी सिवियर काइंड ऑफ प्लेजरिज्म। और जाहिर बात है कि दिस थिंग कैन गो बोथ वेज। मतलब एक रिव्यूअर, अगर आप रिव्यूअर हैं और आपके पास कोई चीज़ आई और आपने वो आइडिया यूज़ कर लिया और उसके बाद पेपर रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब आपने बिल्कुल इंतहाई लेवल का जुल्म कर दिया कि आपका बस पेपर पब्लिश हो जाए। लेकिन ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है क्योंकि आपका पेपर भी कहीं रिव्यू हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एथिकली, मतलब इसके साथ ये मसले मसाइल हैं। तो आज की डिस्कशन से आपको आइडिया रहा होगा कि मतलब रिसर्च में क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं ना एथिकल लेवल। लेकिन इट्स गुड, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या कुछ हो रहा होता है दुनिया में। तो obviously this is for sure plagiarism, not not allowed in any case, क्योंकि यहाँ पे जो expectation है reviewer is in a higher position as compared to maybe जिसने पेपर सबमिट किया। सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली कोलैबोरेट करें। यू नो कि अगर आप पेपर रिव्यू कर रहे हैं, अगर आपको इतना अच्छा आइडिया लग रहा है तो पेपर को एक्सेप्ट करें और फिर जाहिर बात है आप उसको रेफरेंस भी कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। बट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, सो obviously plagiarism. So fourth case, you are doing research using internet. You choose to use ideas from a website in the design of your research project and also use some quotes from the website in your literature review. So थोड़ा सा जो second case था उससे थोड़ा सा different है। आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करें लेकिन इस दफ़ा इंटरनेट से इस्तेमाल करें या किसी वेबसाइट से इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ अ जर्नल पेपर और अ बुक। सर हम वेबसाइट्स को भी तो साइट करते हैं। जब हम रेफरेंसेस पुट कर रहे होते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप बुक कर रहे हो, वेबसाइट है या इस तरह की कोई भी चीज़ है। जी, सो दैट इज़ राइट। आप वेबसाइट को भी साइट कर सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अलाउड, कोई मसला नहीं है। आप अगर किसी रेफरेंसिंग टूल को भी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ऑप्शन भी आएगी आपके पास कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज में वेबसाइट भी आ रही है। सो अगर आप जो है वो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, इट्स फाइन, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं until unless you reference the website. On a side note I would say कि नॉर्मली मतलब इंजीनियरिंग रिसर्च के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं की जाती कि आप वेबसाइट्स को रिसोर्स एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करें, ठीक है। FIP स्पेशली जिन लोगों ने UET से किया हुआ है, बहुत सारे जो FIP के थीसिस होते हैं उसमें मोस्टली लोग सिर्फ वेबसाइट्स को रेफर करते हैं। तो शायद किसी को भी कमेंट भी मिला होगा जी आपने सारी वेबसाइट्स क्यों रेफर की। तो वेबसाइट को रेफर करना इज़ नॉट टोटली बैड। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी आपने वेबसाइट को रेफरेंस नहीं करना, लेकिन जब हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे कि मतलब एक अच्छी साइटेशन जो है वो किसी प्रोसेस से गुजरनी चाहिए। अब वेबसाइट जो है वो फॉर एग्जांपल विकीपीडिया जो है उस पर कोई भी कुछ लिख सकता है। मैं अपना पर्सनल ब्लॉग लिखता हूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो इज़ नॉट ऑलवेज देयर, ठीक है। दैट्स वाई इट्स नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड। मतलब रिसर्च में मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपके पास नॉर्मली आपके थीसिस में अगर बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस है 2-3 से ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं होनी चाहिए। लाइक आप किसी डेटाबेस को आपने कहीं से एक्सेस किया, डेटा सेट को, तो उसके लिए आप कोई वेबसाइट या कोई आपने सॉफ्टवेयर या टूल यूज़ किया है
तो उसके लिए कोई वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया में मिल रही है तो वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको किसी प्रॉपर पब्लिश्ड बुक में भी मिल जाएगी। तो जस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, ठीक है, वेबसाइट को प्रेफर ना करें। बाकी जनरली स्पीकिंग अगर आप वेबसाइट से टेक्स्ट लेते हैं उसको रीफ्रेज करते हैं, द सेम थिंग अप्लाई, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। सो वेबसाइट के हवाले से हम प्रॉपर साइटेशन की जब बात भी करेंगे तब भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब भी वेबसाइट का रेफरेंस देते हैं तो उसके साथ डेट भी देते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स आर बाउंड टू चेंज। ज़रूरी नहीं है कि एक पेज पे जो आज इंफॉर्मेशन है वो 1 साल बाद भी वैसे ही हो। अगर मेरा ब्लॉग है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो नॉर्मली हम ये साथ लिखते हैं कि वो एक्सेस किस दिन हुई थी, ताकि मतलब दिस इज़ अ कन्वेंशन दैट इज़ फॉलोड फॉर रेफरेंसिंग वेबसाइट्स। इस पर मज़ीद बात करेंगे जब हम प्रॉपर फॉर्मेट्स देखेंगे साइटेशंस की। So fifth type, another interesting type, you are writing a paper in English and your native language is whatever it is. When writing a review of literature, you use another author's exact words because you are not confident about paraphrasing or synthesizing the ideas into your own words in English. यस सर, ये भी प्लेजरिज्म ही होगा। जी, टेक्निकली स्पीकिंग यू आर राइट, क्योंकि मतलब हमने जो डेफिनेशन देखी है उसमें यही है कि अब अगर आपके पास एक टेक्स्ट जर्मन में लिखा हुआ है, उसको जब आप जर्मन से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ड्स तो चेंज हो जाएंगे क्योंकि अब लैंग्वेज ही चेंज हो गई, लेकिन आइडिया तो वही है और एक्चुअली वर्ड्स भी वही हैं, लेकिन हमने सिर्फ उनको लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दिया। तो अगेन दिस इज ऑल्सो प्लेजरिज्म। इंटरेस्टिंगली पता नहीं आजकल ये चीज़ मार्केट में है या नहीं, लेकिन कुछ अर्से पहले तक मैं सुनता था कि लोग ये भी करते हैं कि रीफ्रेस करने के लिए उसको गूगल ट्रांसलेट पे पहले किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं फिर वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, मुझे किसी ने ये सुना हो, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो ये जो है वो एक शॉर्टकट था रीफ्रेज पैराफ्रेज करने का। बट जनरली स्पीकिंग आई थिंक एज एज यू सेड टेक्निकली दिस इज प्लेजरिज्म, क्योंकि आइडिया भी वही है, वर्ड भी वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई है। सो सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है, आप उसको अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ले आएँ और उसके बाद आप उसको पैराफ्रेज करें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, मतलब अपने वर्ड्स में लिखें, इन अदर वर्ड्स, एंड स्टिल साइड द सोर्स। सर एक बंदा अगर रिव्यू लिख रहा है, अब वो रिव्यू के अंदर तो मस्ट है कि उसका जो प्लेजरिज्म है वो हाई होगा, तो जी उसके लिए फिर क्या करना चाहिए कि बंदे का कुछ जो है ना उसमें प्लेजरिज्म कम हो जाए? जी, अगर आप जैसे अगर आपका कोई प्लान है कि जी आपने रिव्यू पेपर लिखना है, तो रिव्यू पेपर में जहाँ पे जब सबमिट होते हैं कॉन्फ्रेंस जर्नल्स, वो ये जो मैं 19% आपको बता रहा हूँ ना, ये HEC की रिक्वायरमेंट है हमारे जितने थीसिस जाते हैं। सो MS का थीसिस, BS का थीसिस या PhD का थीसिस, उसमें 19% से कम होना चाहिए। लेकिन जब हम थीसिस लिखते हैं तो जाहिर बात थीसिस में रिव्यू होता है, लेकिन दैट इज़ ओनली पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली थीसिस आर ओन वर्क। अगर आप रिव्यू पेपर लिखते हैं तो ऐसे जर्नल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉन्फ्रेंस पेपर को एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे आपको ना 30% तक भी मिल जाती है लेवरेज, कि आप 30% तक सेम टेक्स्ट हो सकता है। रिव्यू पेपर और रिव्यू ऐसे ऐसे वेन्यूज जहाँ पे रिव्यू पेपर पब्लिश होते हैं वहाँ पे भी ये थ्रेशोल्ड थोड़ी हाई होती है। जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो मैंने देखा है कि लोग 25% तक भी अलाउ करते हैं, बिकॉज देर इज़, क्योंकि आपने सिर्फ रिव्यू करना है, लोगों के काम को बेशक दोबारा भी लिखना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वही हो सकती हैं, तो देर इज़ अ मार्जिन इन दैट। बिल्कुल सर, हम जैसा है कि अगर कोई नई चीज़ इन्वेंट तो हर बंदा नहीं कर सकता। दूसरा ये कि आप रात को सोचते हैं आइडिया, सुबह देखते हैं वो किसी ने बनाया होता है ऑलरेडी, तो उसमें तो जाहिर बात है इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट तो नहीं आ सकती। तो मोस्टली हमारी कोशिश तो ये होती है कि चलें लोगों की आसानी के लिए हम ये तो कर सकते हैं कि रिव्यू कर दें जिसके अंदर लोगों को 6 7 10 पेपर पढ़ने की बजाय सिर्फ वो एक पढ़ के कम से कम उसका एक निचोड़ निकाल सकें। तो ये इस तरफ जाना वैसे बेहतर नहीं होगा अगर बंदा इस पर कोई कंट्रोल कर सके तो।
देखें रिव्यू आप कर सकते हैं, लेकिन अब रिव्यू जो है ना वो वही बात है कि जब आप थीसिस के हवाले से बात करेंगे ना तो उसमें रिव्यू जो है, पेपर शायद आपको पब्लिश हो जाए, और रिव्यू जो है वो रिव्यू बेस्ड पेपर्स हर वक्त रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आपने बात की एग्जैक्टली वही बात है कि अगर एक साल में अब मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पे मतलब हज़ारों के हिसाब से पेपर पब्लिश हो रहे हैं, तो अगर मैं बैठ के एफर्ट करता हूँ या आप बैठ के एफर्ट करते हैं और आप उन सबको पढ़ के और उसकी एक अच्छी सी समरी और खुलासा बना के की पॉइंट्स बना के एक पेपर लिख देते हैं, तो वो जो साल की चीज़ें थी वो अगला आने वाला बंदा जो है वो साल की चीज़ें जो है उसे एक पेपर में देख लेगा। ऑब्वियसली बेनिफिट है उसका। लेकिन अगर हम प्लेजरिज्म के हवाले से बात करें तो सिर्फ रिव्यू को इस पर्सपेक्टिव से लिखना कि जी आप समरी बयान कर दें, ठीक है। मैंने पहले ही बात की थी कि जब हम लिटरेचर रिव्यू भी लिखते हैं तो अगर आप 10 पेपर्स की लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो वन बाय वन अगर आप लिखेंगे ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लिखने में बेनिफिट होना चाहिए। हाँ, अगर आप उसकी एक स्टोरी बनाते हैं और आप उसमें से उसके अंदर एनालिसिस अपनी एक्सपर्टीज भी डालते हैं तो फिर अगले बंदे को बेनिफिट होगा। सो नॉर्मली रिव्यू पेपर लिखते हैं जो लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो वो अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर शो करते हैं, अपना एनालिसिस शो करते हैं। नॉर्मली रिव्यू पेपर इस तरह लिखे जाते हैं। तो ऑब्वियसली बेनिफिट है प्लेजरिज्म के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि गुंजाइश भी ज़्यादा है, लेकिन थीसिस के हवाले से सिर्फ रिव्यू करके आप थीसिस नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ इट वर्क्स। व्हेन यू डू थीसिस देयर इज एन एक्सपेक्टेशन के कुछ ना कुछ यू विल डू योर ओन थिंग। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये जो 6th केस है ये दिस इज यू आर राइटिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई डोंट नो, लेट्स hear it out कि आपके इस पे क्या perspective है। So you are writing a manuscript for publication that is based on your own previous research. You decide to include some exact text from one of your earlier manuscript in the new paper. So it's kind of कि आपकी अपनी रिसर्च है, आपने एक पेपर लिख लिया है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने एक और पेपर लिखना है, तो पिछले पेपर में से को एज इट इज कितना इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। So what's your take on this? सर जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अपने ही काम की एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्लेजरिज्म एक हद तक अलाउड है। लाइक 30% जो आपने बताया था कि आप उसमें 30% तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जी, तो एग्जैक्टली लाइक मैं अक्सर पिछली क्लासेस में भी जब हम इस पर बात करते हैं तो कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि भाई अपना ही काम है, आप अपने काम को भी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये तो दैट्स नॉट फेयर। बट इफ़ यू थिंक ऑफ दिस इन दिस एस्पेक्ट, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि रिसर्च अगर सीखनी है तो उसको एज अ स्किल सीखें, नॉट दैट एज अ वे कि जी आपने पेपर पब्लिश करना है। तो रिसर्च का ये मकसद नहीं है कि एक रिसर्च कर लिया तो अब मैं 10 पेपर पब्लिश कर दूँ, मतलब वो रीज़नेबल और यूज़फुल होना चाहिए। सो दैट्स वाई ये जो सिनेरियो ये एग्जैक्टली गोज देयर, यही नहीं है कि मैं एक ही बात जो है ना वो 10 दफ़ा लिख दूँ। सो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप जब आप रिव्यू कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको एक ही ऑथर के 10 पेपर मिल जाएं जिसमें सेम ही बात बार बार रिपीट हो रही हो, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो आप ज़ाहिर बात है, दैट्स वाई इवन जैसे आपने बात की कि पेपर के एक्सटेंशन में आप 30% तक यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यू आर एक्सटेंडिंग योर कॉन्फ्रेंस पेपर। लेकिन 2 जर्नल पेपर्स में कभी ये बात ट्रू नहीं होगी। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा ये एक जर्नल पेपर है तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मैं 30% अलाउ कर लूँ। तो कॉन्फ्रेंस पेपर बिकॉज जो रिसर्च का कल्चर है उसके अंदर कॉन्फ्रेंस पेपर में आप इमीडिएट और इनिशियल रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, जर्नल में आप डिटेल्ड और मज़ीद एनालिसिस पब्लिश करते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट टू मैन्युस्क्रिप्ट अगर आप अपना भी काम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने अपना ही काम एक्सटेंड किया और मेरा एक और जर्नल पेपर मैं लिखने जा रहा हूँ, तो मैं अपने काम को भी रिवर्ट करूँगा, उसको भी उसी तरह साइट करूँगा, वो भी उसी तरह एक सोर्स होगी जिस तरह बाकी सोर्सेज हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि आपका जो थीसिस है और आपका जो रिसर्च पेपर है वो 100% मैच हो सकता है। तो क्योंकि थीसिस जो है वो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, लेकिन वो क्योंकि पेपर की फॉर्म में पब्लिश नहीं हुआ तो ये हमें ना मतलब एकेडमिकली हमें ये एक हमारे पास अब ये नहीं है कि आपने थीसिस में सारा कुछ लिख लिया और जब पेपर लिखने बैठेंगे तो तब अपने थीसिस को रिवर्ट कर रहे होंगे। सो देयर इज़ वन टाइम एक्सेप्शन कि आप अपने थीसिस का काम एज इट इज़ अपने रिसर्च पेपर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो नॉर्मली सर जैसे कि मेरा एक आजकल क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर मैंने एक रिसर्च पेपर रिव्यू किया था
उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि एक ही बंदे ने जो एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है उसमें एब्स्ट्रैक्ट में उसने कुछ डेटा एंटर किया हुआ, लाइक एक पैराग्राफ था उसमें उसने जो भी उसके बारे में अपने टॉपिक के बारे में लिखा हुआ, सेम ही वर्डिंग्स सेम ही पैराग्राफ उसने उसी पेपर के अंदर लास्ट जो उसका कंक्लूजन फेज था या जो भी उसका फाइनल जो समरी थी उसके अंदर उसने लिखा हुआ था। तो मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक ही आदमी ने एक ही पैराग्राफ उसको उसने रीराइट भी नहीं किया और टॉप पे भी सेम ही लिखा हुआ है और लास्ट पे भी सेम ही लिखा हुआ है। तो ये इस बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये ठीक है? जी, इस तरह की सिनेरियो मतलब अगर आप रिव्यू करिए, ये नॉर्मली जो रिव्यूअर्स हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। और हम राइटिंग के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि एक पेपर में या थीसिस में जो जो पार्ट्स होते हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है, तो नॉर्मली आप अपनी बात को रिपीट ज़रूर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपकी थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो आगे थीसिस या पेपर आना है उसमें वही बात होनी है जो एब्स्ट्रैक्ट में हो रही है, लेकिन वर्ड टू वर्ड आप कभी नहीं लिख जी सकते। जी सर, वर्ड मैं टू वर्ड यही पूछना चाह रही थी कि एग्जैक्टली वो जो पैराग्राफ था वो एग्जैक्टली कॉपीड था और वो पढ़ा हुआ जो पेपर था वो भी गूगल स्कॉलर पे पढ़ा हुआ था, वो किसी जर्नल में पब्लिश भी हुआ हुआ था। तो वो मेरे लिए एक बड़ी एक हैरानगी की बात थी कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली मतलब अब ये वही बात है कि वो गूगल स्कॉलर पे भी पढ़ा हुआ है और पब्लिश भी हुआ हुआ है, जर्नल में भी है। बिल्कुल। तो मैं आपसे जो बार बार बात कर रहा हूँ ना कि आपने अच्छी सोर्स ढूंढनी है, वो इसीलिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो दैट आर नॉट इवन वर्थ रीडिंग। ठीक है, तो इसलिए मतलब जाहिर बात है, ये देखें ना, आपने भी एनालिसिस कर लिया, कोई भी जो इस लेवल पे बंदा होगा वो एनालिसिस कर सकता है कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट और एक ही पेपर के अंदर दो पैराग्राफ सेम है, डजेंट मेक सेंस। तो यस सर। इसलिए जाहिर बात है, मतलब अगर आप इसको अ, वैसे जो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो सिनेरियो है, दिस इज नोन एज सेल्फ प्लेजरिज्म। ठीक है, ठीक हो यानी गया। एक मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट में जाते हैं और सेम वर्ड कॉपी कर बिल्कुल लेते हैं, दैट इज सेल्फ सही है। प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म इज नॉट अलाउड। आपने उसकी एक एक्सट्रीम कंडीशन बता दी कि एक ही पेपर के अंदर ही चले, अभी तो दूसरे पेपर में भी नहीं गए, उसी के अंदर ही जी जी बिल्कुल जो है वो पैराग्राफ। तो अगर दो में नहीं अलाउ तो एक में कैसे हो सकता है? ठीक है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है वो अब मतलब इसमें सेल्फ प्लेजरिज्म में जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ ये है कि आप आपका जो थीसिस है आप एज इट इज़, नॉर्मली पीपल डू दिस जब आप पीएचडी करते हैं या एमएस, जब आप एमएस करेंगे और अगर आप उसमें से रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो एज अ सेट के दैट इज़ एक्चुअली नॉट फेयर कि आपको अपना थीसिस जो है रिसर्च पेपर के लिए रीवर्ट करना पड़े। तो एकेडमिक एनवायरनमेंट इज़ नॉट लाइक, वो ब्रूटल नहीं है, उसने आपको जो है ना वो किसी चीज़ की सज़ा नहीं देनी, तो यू कैन यूज़ इट, दैट इज़ फाइन। नॉर्मली ये भी होता है कि मतलब आप इस चीज़ से भी आई होप कि आप कभी कभी लोग ये देख रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि अपना पेपर पब्लिश हो गया तो अब जो प्लेजरिज्म है वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, थीसिस का जब प्लेजरिज्म टर्न इट इन करेंगे तो ज़्यादा भी आएगा, और एक सोर्स से भी वो जो 5% वाली थ्रेशोल्ड है वो नॉर्मली ब्रीच हो जाती है। तो जब आप टर्न इट इन भी करते हैं और अगर आपका पेपर पब्लिश है तो आप अपने पेपर्स को कुछ सोर्सेज हम हाइड भी कर सकते हैं, तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज मोर टेक्निकल डिटेल, मे बी लेटर ऑन जब आप उस स्टेज में पहुंचेंगे तो आप इसको टैकल कर सकते हैं। बट दिस सिनेरियो मतलब what what we can conclude के obviously self plagiarism is not allowed until and unless कि आप अपना thesis से एक पेपर पब्लिश करें। ठीक है सर, थैंक यू। सो कुछ क्विकली हम इसको मैं बस कंक्लूड करता हूँ। क्या हमारे पास इसमें कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं? मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि HEC के क्या रूल्स हैं, और अगर प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाए या पता चल जाए तो क्या हो सकता है। मतलब कुछ इस तरह के सिनेरियोज भी हैं कि लोगों की जो है वो डिग्रीज भी कैंसिल हुई हैं HEC के अंदर रहते हुए, और इस तरह के सिनेरियोज भी हैं जिसमें लोगों को जो है वो लाइक उनकी प्रोफेसरशिप जो है उनसे ले ली गई है। कुछ केसेस चल भी रहे हैं, मतलब ये पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में आपको मैं बता रहा हूँ। तो इंटरनेशनली भी मैंने खुद भी इसको देखा, हमारी जो लाइक जो मेरी PhD वाली यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर जो है वो बहुत सारे केसेस थे जो प्रोसेस होते थे, लोगों को डिग्रीज नहीं मिलती थी। इवन अगर आपने एक कोर्स वर्क के असाइनमेंट के अंदर प्लेजरिज्म कर लिया तो ये जो है वो मतलब डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम लोग इस चीज़ में काफ़ी आज़ाद हैं। ज़ाहिर बात है, आप लोगों ने अंडर ग्रेड डिग्रीज की हैं, आई डोंट नो कि किसी ने आपको किसी जगह पे रोका हो कि जी प्लेजरिज्म नहीं करनी असाइनमेंट के अंदर,
शायद बताया हो कॉपी पेस्ट नहीं करना, नंबर काट लियो, लेकिन शायद आपने कभी ये ना सुना हो कि जी डिग्री नहीं मिली अगर कॉपी पेस्ट कर लिया असाइनमेंट। तो अब मे बी आप लोग आगे पीएचडी करने कहीं बाहर चले जाएं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो जो पहला लेक्चर होता है मास्टर्स लेवल के ऊपर, वो प्लेजरिज्म के हवाले से होता है, क्योंकि स्पेशली यूके के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट जगहों से लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो वो अपने रूल्स हैं वो पहले ही बता देते हैं ताकि बाद में एक पाकिस्तानी या एक चाइनीज़ ये ना हो खड़ा होके कहे कि जी हमें तो पता ही नहीं था। तो ये इसकी मतलब जनरल कॉन्सिक्वेंस के हवाले से डिस्कशन है। फॉर नाउ यू शुड बी अवेयर कि आपका थीसिस जो है वो 19% से कम होना चाहिए, बट एथिकली आई वुड एक्सपेक्ट कि यू आर फार बियॉन्ड दैट, और यू आर अवेयर कि आपने किस तरह इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करना। सो मिसकंडक्ट की डिफरेंट डेफिनेशन है, दिस इज़ वन डेफिनेशन फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी। सो आई विल शेयर दी स्लाइड्स, आप इसको अपने टाइम पर पढ़ सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से इसके शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल होता है स्टीलिंग का, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल है मिसकंडक्ट का। सो नॉर्मली प्लेजरिज्म इज कैटेगराइज्ड इनटू समथिंग नॉट वेरी गुड। सो ये कुछ एग्जांपल है ओहायो यूनिवर्सिटी से, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के देयर आर लॉट ऑफ केसेस दैट पीपल एक्चुअली इवैल्यूएट एंड सी के कोई इस तरह का काम तो नहीं हो रहा। इसमें जो चीज़ें आ सकती हैं वो ये जो है ये तो इस यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर एग्जांपल है, लेकिन ये वर्ड्स जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्लेजरिज्म एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ फॉल्सिफिकेशन है। ठीक है, फॉल्सिफिकेशन अब क्या हो सकती है कि आप जो है वो गलत रिजल्ट्स रिपोर्ट करें, कोई गलत एनालिसिस प्रेजेंट कर दें, तो आप गलत रेफरेंस को साइट कर सकते हैं, दैट इज फॉल्सिफिकेशन। फैब्रिकेशन भी हो सकती है, आप खुद से कुछ बना लें, ठीक है, एग्जैक्टली वो चीज़ किसी सॉलिड बैकग्राउंड के साथ जस्टिफाई ना हो सकती है और आप उसको फैब्रिकेट कर लें। सीरियस डेविएशन हो सकती है, रिटेलिएशन हो सकती है। तो ये प्लेजरिज्म के डिफरेंट नाम हैं और डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। It's not only copy paste, there are other things as well that are attached to it, so it's kind of is definition के मुताबिक this is misconduct. So डिटेक्ट कैसे होता है प्लेजरिज्म, इसमें हम बात कर चुके हैं। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स 4 to 6 वर्ड से ज़्यादा कॉपी नहीं होना चाहिए। रेफरेंसेस चेक होते हैं, कौन चेक करेगा? डोमेन एक्सपर्ट कर सकते हैं, सुपरवाइजर कर सकते हैं, रिव्यूअर कर सकते हैं। तो प्लेजरिज्म चेक करने में रीडर्स, रिव्यूअर, सॉफ्टवेयर सब चीज़ें शामिल हैं। प्रिवेंट कैसे करना है, दिस इज आवर मेन टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास, बट आई विल क्विकली समराइज इट हियर कि एक तो ये कि आप ये बता सकें, सबसे पहली चीज़ जो मैं कह रहा था कि आपने ओवरडू नहीं करना प्लेजरिज्म को, कॉमन नॉलेज और ओरिजिनल आइडियाज़ को डिफरेंशिएट कर सकें। सो यू शुड बी अगेन एज अ स्किल इसको सीखें कि किस चीज़ पे रेफरेंस ऐड करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे रेफरेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है फॉलो योर सो ये बेसिकली बंदे को पता होता है कि वो किस वक्त जो है ना वो आई एम श्योर के बिकॉज दिस इज एन एथिकल थिंग, तो बंदे को पता होता है कि किस वक्त वो कोई आइडिया जो है या कोई इन्फॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। इवन जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आई वुड से आइडियली यू शुड बी इन अ पोजिशन कि आप एक थीसिस लिखें या पेपर लिखें, यू डोंट इवन नीड टू डू इट पास इट थ्रू 10 10। आप अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पता होगा जी each word is my own, that is what ideally it should be like. So do the right thing, ठीक है। और अब अगर हम बात करेंगे जो रेफरेंस करना है तो उसके लिए यू यूज स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स में जो है वो जैसे कि हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि रेफरेंसिंग में मोस्ट नेक्स्ट वीक इसको देखेंगे, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। क्विकली अगर आप इसको अभी एक क्विक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप गूगल स्कॉलर पे जाके अगर कोई पेपर खोल लें और उसके नीचे जब आप सर्च करते हैं तो एक इन्वर्टेड कॉमास पे एक लिंक आता है। अगर आप उसको ओपन करें तो उसमें आपको 3-4 तरह से जो है ना वो डिफरेंट पेपर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई नज़र आएगी। सो यू कैन क्विकली डू दैट थिंग एज वी कंटिन्यू। तो वो जो है वो बेसिकली आपके पास वो सारी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें आप जिस तरीके से आप रेफरेंस को लिख सकते हैं। तो कौन सा तरीका फॉलो करना है, ये जो चीज़ है ये हमने
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने फाइनलाइज करनी होती है और देखनी होती है। मतलब आपके थीसिस का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि रेफरेंस जो है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपने प्रॉपर कोटेशन मार्क्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं। सो लाइक दिस इज डिफरेंट वे ऑफ डूइंग साइटेशंस। एक जो कॉमनली यूज है दैट इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड पैराफ्रेजिंग। तो इनडायरेक्ट में यू राइट योर सेंटेंस एंड देन राइट द ऑथर नेम। ठीक है, ऑथर के नाम से आप शुरू नहीं करते। ये मे बी आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप डिफरेंट पेपर्स को जब पढ़ते हैं तो कहीं पे लिखा होता है कि ऑथर के नाम, प्रपोज दैट, ठीक, और कहीं पे जो है जस्ट बात लिखी होती है और एंड पे एक रेफरेंस दिया हुआ होता है। सो टू मेन डिफरेंशिएशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड इफ यू डू पैराफ्रेजिंग एंड पुट इट एन दी एंड, तो ये एक नॉर्मल पैराफ्रेजिंग का स्टाइल है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑलवेज फॉलो वन कन्वेंशन। कोई कन्वेंशन ठीक या गलत नहीं है। अगर आप रेफरेंसिंग डायरेक्ट वे में कर रहे हैं तो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट में, वो एक थीसिस हो या एक पेपर हो, उसमें डायरेक्ट वे में ही करें। अगर इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट में करें। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप दोनों चीज़ें कंबाइन करना शुरू कर देंगे तो वो राइटिंग जो है दैट्स नॉट अ गुड राइटिंग हैबिट और अ प्रैक्टिस। सो दोनों तरीके ठीक हैं। मे बी कुछ फील्ड्स में जो है वो डायरेक्ट प्रेफर होता है, कुछ फील्ड में इनडायरेक्ट प्रेफर होता है, बट आई वुड जनरली से जस्ट ट्राई टू फॉलो वन पर्टिकुलर वे जो आप पिक करते हैं और उसको उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। बाकी जो ये टाइप्स हैं लाइक MLA, APA, इस पे मैं मज़ीद बात नेक्स्ट वीक में करूँगा और ये हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। वन लास्ट थिंग विद विच आई विल कंक्लूड हेयर, वो विच इज़ दिस स्लाइड। तो हमने एक बात की कि जो रेफरेंस करने का तरीका है वो ये है कि आप इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें सो दैट अ थर्ड पर्सन कैन एग्जैक्टली गो टू दैट सोर्स, किसी और जगह ना चला जाए। तो इसमें जो है ना वो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे कि बुक है और इस तरह जो और डिफरेंट टाइप्स हैं तो उसके लिए इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है। तो बुक की केस में, क्योंकि अभी तक हमने आज बुक की एग्जांपल देखी है, सो यू यूज़ द ऑथर नेम, बुक का टाइटल, जो मेन टाइटल है उसका पब्लिशर कौन है, ईयर कौन है, ईयर कौन से ईयर में पब्लिश हुई है, स्टफ लाइक दैट। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं MLA, APA, IEEE, इसमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होती है। So with this, I will actually conclude and अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक का जो मेन एजेंडा है वो, एक तो एजेंडा ये है कि हमने जो है वो, मैं आपकी जितनी असाइनमेंट अब तक रह गई हैं एवेलुएट होने से वो सब आपकी रेडी होनी चाहिए। आज ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये पिछले असाइनमेंट से थोड़ी सी लिंक अप होती है कि आपने 10 सोर्सेज ढूंढनी थी। तो ट्राई टू फाइंड दो सोर्सेज, और जब आप मेरे साथ वो सोर्सेज शेयर करेंगे तो ट्राई टू यूज़ प्रॉपर रेफरेंस फॉर दैट। अभी मैं उसकी करेक्टनेस एंड करेक्टनेस पे आपको एवेलुएट नहीं करूँगा उस तरह के ठीक है या गलत है, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप एक रीज़नेबल वे में उसको प्रेजेंट करें ताकि उसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन जैसे हम बात कर रहे हैं वो उसके अंदर मौजूद हो। नेक्स्ट क्लास का जी बोलें। के अंदर सर वो फिर मतलब कोई भी चीज़ है, लेट्स से अगर न्यूज़पेपर भी है वो भी आजकल क्योंकि डिजिटल हो चुके हैं तो सर हर चीज़ वैसे आ तो लिंक में ही जाएगी।